क्या कभी ऐसा लगा है कि जेब में पैसे तो मतलब गिने चुने ही हैं, लेकिन जो सपने हैं, जैसे एक नया घर या एक नई गाड़ी, वो तो बस बढ़ते ही जाते हैं ना? हाँ बिल्कुल। और ये जो हमारी आपकी रोज की कश्मकश है, यही दरअसल अर्थशास्त्र की बड़ी सी दुनिया का कह सकते हैं दरवाजा है। बिल्कुल। और आज हम इसी दरवाजे से अंदर चलने वाले हैं। हाँ, हमारे पास जो नोट्स हैं उनका मकसद भी यही है कि अर्थव्यवस्था की जो ये मुश्किल लगने वाली बातें हैं ना, उन्हें एकदम आसान भाषा में रोजमर्रा के उदाहरणों से समझा जाए। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन फैक्ट्री में मैं अनीता आपका स्वागत करती हूँ। हम इन नोट्स की मदद से भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद को समझेंगे। ये अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का चक्कर क्या है, देश की कमाई का हिसाब किताब कैसे होता है, और सबसे दिलचस्प, महंगाई को काबू में रखने वाला वो कौन सा रिमोट कंट्रोल है जो आरबीआई के पास है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं दीपक हूं और क्वेश्चन फैक्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। हाँ, तो सबसे पहले उसी सवाल से शुरू करते हैं जहाँ सबसे ज्यादा उलझन होती है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। क्या ये एक ही चीज है? सुनने में तो बहुत एक जैसे लगते हैं, पर है नहीं। हाँ, देखिए, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, जहाँ तक मैं समझी हूँ, ये एक थ्योरी है, एक पढ़ाई है। जैसे हमारे नोट्स में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि घर बनाने से पहले हम उसका एक नक्शा बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट। तो पैसों को कहाँ कैसे खर्च करना है, इसकी पूरी प्लानिंग, वही अर्थशास्त्र है। आपने एकदम सही पकड़ा। अर्थशास्त्र वो नक्शा है, वो हमें बताता है कि कम से कम साधनों में अपनी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें कैसे पूरी करें। और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, वो उस नक्शे पर बना असली शहर है। बिल्कुल। जब उस नक्शे के हिसाब से सच में शहर बसते हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, बाजारों में खरीद बिक्री होती है, उस चलते फिरते जीते जागते सिस्टम को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ना मतलब नक्शा देखना, और असल में नौकरी करना, खर्च करना, ये सब उस शहर में रहना है। एकदम सही। पर एक बात बताइए, नोट्स में लिखा है कि अर्थव्यवस्था शब्द अपने आप में अधूरा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था हमेशा किसी न किसी जगह से जुड़ी होती है। आप सिर्फ इकोनॉमी नहीं कह सकते, आपको बताना होगा कि आप कहाँ की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था या अमेरिकी अर्थव्यवस्था। हाँ, या फिर गांव की अर्थव्यवस्था। बिना जगह के नाम के ये शब्द अधूरा है, क्योंकि हर जगह का सिस्टम अलग होता है। ये तो बहुत साफ हो गया। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि अर्थव्यवस्था एक असली शहर है, तो सवाल उठता है कि इस शहर की बनावट कैसी है। जैसे किसी शहर में अलग अलग एरिया होते हैं, वैसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन-कौन से हिस्से हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इस शहर को समझने के लिए हम इसे मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों या सेक्टर्स में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी मतलब सबसे बुनियादी, तो इसमें खेती बाड़ी जैसी चीजें आती होंगी। बिल्कुल। जब हम सीधे तौर पर कुदरती चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जमीन पर खेती करना, खान से कोयला निकालना, या समुद्र से मछली पकड़ना। हाँ, वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आजादी के समय हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादातर इसी पर टिकी थी, लेकिन अब देश की कुल कमाई यानी जीडीपी में इसका हिस्सा करीब 16% है। और दूसरा सेक्टर? दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ हम प्राथमिक क्षेत्र से मिले कच्चे माल को लेकर उससे कुछ नया बनाते हैं। अच्छा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, इसे मैन्युफैक्चरिंग या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे खेत से कपास लिया और कपड़ा बना दिया, या खान से लोहा निकाला और स्टील बना दिया। सारी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्री इसी में आती हैं। जीडीपी में इसका योगदान करीब 30% है। और तीसरा, जो शायद अब सबसे बड़ा है, वो है तृतीय क्षेत्र यानी टर्शरी सेक्टर। हाँ, इसे सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये कोई चीज बनाता नहीं है, बल्कि अपनी सेवाएं देता है। जैसे बैंक, डॉक्टर, आईटी कंपनियां। बिल्कुल, बैंक आपको पैसे की सर्विस देते हैं, डॉक्टर इलाज की, और सॉफ्टवेयर कंपनियां आईटी सर्विसेज देती हैं। ये सेक्टर पहले दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट भी करता है। वाओ! और नोट्स के मुताबिक इसका जीडीपी में योगदान 54% है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था अब खेती या फैक्ट्री से ज्यादा सर्विस पर निर्भर है। यही सबसे बड़ा और दिलचस्प बदलाव है। जब कोई अर्थव्यवस्था खेती किसानी से निकलकर सर्विस की तरफ बढ़ती है, तो ये विकास का एक संकेत माना जाता है। अच्छा, पर क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? हाँ, एक चिंता है जिसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। मतलब ग्रोथ तो हो रही है, पर उतनी नौकरियां पैदा नहीं हो रही। क्यों?
क्योंकि सर्विस सेक्टर को एक फैक्ट्री जितने मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, काम करने के तरीकों के हिसाब से भी तो बंटवारा होता है ना, जैसे संगठित और असंगठित क्षेत्र, आप ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ये समझना भारत के लिए बहुत जरूरी है। संगठित क्षेत्र वो है जहां नौकरी पक्की होती है, काम के घंटे तय होते हैं, सैलरी टाइम पर मिलती है। मतलब जॉब सिक्योरिटी होती है। हाँ, जैसे कोई सरकारी नौकरी या किसी बड़ी कंपनी का ऑफिस। तो मतलब मेरी ऑफिस की नौकरी संगठित क्षेत्र में हुई। हाँ, लेकिन जो सब्जी वाला रोज सुबह कॉलोनी में आता है या जो मजदूर दिहाड़ी पर काम करता है, वो असंगठित क्षेत्र का हिस्सा हुआ। एकदम सही उदाहरण। असंगठित क्षेत्र में कुछ भी तय नहीं होता, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। और चिंता की बात यह है कि भारत की ज्यादातर आबादी आज भी इसी क्षेत्र में काम करती है। एक और बंटवारा है सरकारी और प्राइवेट का। हाँ, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक वो जिसका मालिक सरकार है, जैसे भारतीय रेलवे, जिसका मकसद समाज सेवा है, लाभ कमाना नहीं। और निजी वो जिसका मालिक कोई व्यक्ति या कंपनी है, जैसे रिलायंस या टाटा, जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। व्यवस्था की बनावट समझ आ गई। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, देश की सेहत यानी उसकी कमाई को नापते कैसे हैं। मेरे दिमाग में वो LG टीवी वाली पहेली घूम रही है। हाँ, पूछिए। कि जो LG का टीवी भारत में बनता और बिकता है, उससे हुई कमाई हमारी GDP का हिस्सा तो है, लेकिन हमारे GNP का नहीं। ये क्या चक्कर है? ये एक शानदार सवाल है, और ये पहेली सुलझते ही देश की कमाई का पूरा कॉन्सेप्ट साफ हो जाएगा। चलिए पहले GDP को समझते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा में एक शब्द सबसे जरूरी है, डोमेस्टिक यानी घरेलू। घरेलू मतलब घर के अंदर। तो क्या इसका मतलब देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो कुछ भी बन रहा है वो सब गिना जाएगा, चाहे उसे कोई भारतीय कंपनी बनाए या विदेशी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक साल के अंदर देश की सीमा के भीतर बनी सभी चीजों और सेवाओं की जो कुल बाजार कीमत होती है, वही GDP है। नोट्स वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत की सीमा में टाटा, जो एक भारतीय कंपनी है, उसने 1000 रुपए कमाए, और LG, जो एक विदेशी कंपनी है, उसने 500 रुपए कमाए। तो भारत की GDP होगी 1000 + 500 यानी 1500 रुपए। एकदम सही। और अगर कोई भारतीय, मान लीजिए रवि, दुबई में काम करके 200 रुपए कमाता है, तो वो GDP में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो देश की सीमा के बाहर है। ठीक है, GDP समझ गई, पर अब ये GNP क्या भला है? ये LG की कमाई को बाहर क्यों कर देता है? GNP का पूरा नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है नेशनल, यानी राष्ट्रीय या कहिए नागरिक। अच्छा। GNP देश की सीमा को नहीं, बल्कि देश के नागरिकों को देखता है। ये कहता है कि दुनिया में कहीं भी अगर किसी भारतीय नागरिक ने कुछ कमाया है, तो वो भारत की GNP में जुड़ेगा। अरे, ये तो उल्टा लग रहा है। मतलब भारत में बनी चीज की कमाई हमारी नहीं गिनी जा रही और विदेश में कमाया पैसा हमारा गिना जा रहा है। ये थोड़ा समझाइए। चलिए उसी उदाहरण पर वापस चलते हैं। GNP का हिसाब लगाते समय हम देखेंगे कि कमाने वाला कौन है। टाटा ने 1000 रुपए कमाए, ये जुड़ेगा क्योंकि टाटा भारतीय है। ठीक है। रवि ने विदेश में 200 रुपए कमाए, ये भी जुड़ेगा क्योंकि रवि भारतीय नागरिक है। ओके। लेकिन LG ने जो 500 रुपए भारत में कमाए, उसे हम घटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसा भारतीय नागरिक की जेब में नहीं, बल्कि एक विदेशी कंपनी के पास जा रहा है। अच्छा, तो भारत की GNP हुई 1000 + 200 और -500 यानी 1200 रुपए। हाँ, अब समझ आया। तो LG टीवी की कमाई हमारी GDP में इसलिए जुड़ी क्योंकि वो हमारी सीमा के अंदर बनी। हाँ, लेकिन GNP से इसलिए हटा दी गई क्योंकि वो हमारे नागरिक की कमाई नहीं थी। एकदम। इसका मतलब GNP से ये पता चलता है कि देश के नागरिकों की जेब में असल में कितना पैसा आ रहा है। बिल्कुल, इसका सीधा सा फॉर्मूला है, GNP बराबर है GDP प्लस विदेश से भारतीयों की कमाई माइनस भारत से विदेशियों की कमाई। GNP ये तो क्लियर हो गया। पर इन सब में एक और शब्द आता है, मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, 5 साल पहले 1 लाख की थी, आज कोई 30,000 भी नहीं देगा। क्या ये डेप्रिसिएशन है? आपने खुद ही जवाब दे दिया। बिल्कुल यही डेप्रिसिएशन है। समय के साथ इस्तेमाल होने या टूट-फूट की वजह से किसी भी चीज की कीमत में जो कमी आती है, उसे ही मूल्यह्रास कहते हैं। और ये राष्ट्रीय आय के हिसाब किताब में जरूरी क्यों है? देखिए, यहाँ एक आसान सा नियम याद रखने वाला है।
जब भी हम किसी चीज की ग्रॉस यानी सकल वैल्यू से नेट यानी शुद्ध वैल्यू पर जाते हैं तो हमेशा उसमें से डेप्रिसिएशन घटाते हैं। हाँ, जैसे जब हम जीएनपी में से पूरे देश की मशीनों, फैक्ट्रियों की कुल घिसालट को घटा देते हैं तो हमें मिलता है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, और यही देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय के सबसे करीब होता है। बहुत बढ़िया। तो हमने देश की कमाई का हेल्थ चेकअप तो कर लिया, लेकिन अच्छी सेहत के लिए सिर्फ रिपोर्ट काफी नहीं होती। एक डाइट और एक्सरसाइज का प्लान भी तो बनाना पड़ता है। भारत ने अपनी आर्थिक सेहत के लिए ये प्लानिंग कैसे की है? भारत में इसकी कहानी योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन से शुरू होती है, जो 1950 में बना। इसका तरीका टॉप डाउन था, मतलब दिल्ली में केंद्र सरकार पूरे देश के लिए योजना बनाती थी और राज्यों को उसे लागू करना होता था। और इसी के तहत वो पंचवर्षीय योजनाएं चली। हाँ, जिन्होंने करीब 65 साल तक देश की दिशा तय की। पहली योजना खेती पर थी, दूसरी भारी उद्योगों पर, और 5वीं योजना गरीबी हटाओ के नारे के लिए मशहूर हुई। लेकिन अब तो योजना आयोग नहीं है, उसकी जगह नीति आयोग है। ये अलग कैसे है? बहुत अलग है। 2015 में बना नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। ये मानता है कि दिल्ली में बैठकर हर राज्य की जरूरतें नहीं समझी जा सकती, इसलिए ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। अच्छा, मतलब ये नीतियां थोपता नहीं है, सलाह देता है। हाँ, ये राज्यों के साथ मिलकर योजनाएं बनाने की सलाह देता है। ये एक बॉटम अप अप्रोच है। ये तो हुई लंबी प्लानिंग की बात, लेकिन बाजार में रोज जो महंगाई ऊपर नीचे होती है उसे कौन कंट्रोल करता है? क्या उसके लिए कोई इमरजेंसी रिमोट कंट्रोल है? हाँ है, और वो रिमोट कंट्रोल है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास। इस रिमोट कंट्रोल का नाम है मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में इसका काम क्या है? इसका काम बहुत सीधा है, बाजार में पैसे के बहाव यानी फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना। जब बाजार में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो चीजें महंगी होने लगती हैं, जिसे हम महंगाई कहते हैं। और जब पैसा बहुत कम हो जाता है तो लोग खरीदना बंद कर देते हैं, जिससे मंदी आती है। मौद्रिक नीति का काम इसी बहाव को संतुलित रखना है, ताकि ना तो महंगाई बेकाबू हो और न ही मंदी आए। तो आरबीआई ये करता कैसे है? उसके पास कौन से बटन है इस रिमोट में? उसके पास कई बटन हैं जिन्हें हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक होते हैं मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव उपकरण, जो पूरी अर्थव्यवस्था पर एक साथ असर डालते हैं, जैसे रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर। हाँ, और दूसरे होते हैं गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, जो किसी खास सेक्टर को टारगेट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए बाजार में महंगाई आसमान छू रही है, तब आरबीआई इस रिमोट से क्या करेगा? जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई ब्याज दरें, खासकर रेपो रेट, बढ़ा देता है। उससे क्या होगा? बैंकों के लिए आरबीआई से लोन लेना महंगा हो जाएगा। हाँ, और जब बैंकों को आरबीआई से महंगा कर्ज मिलेगा तो वो भी आम लोगों और कंपनियों को महंगा लोन देंगे। तो होम लोन, कार लोन सब महंगे हो जाएंगे। बिल्कुल। तो लोग कम कर्ज लेंगे, बाजार में पैसे का बहाव कम हो जाएगा, लोगों की खरीदने की ताकत थोड़ी घटेगी। और धीरे धीरे चीजों की मांग कम होने से कीमतें भी कंट्रोल में आने लगेंगी। एकदम सही। और अगर देश में मंदी हो, लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे, तब आरबीआई ठीक इसका उल्टा करेगा, वो ब्याज दरें घटा देगा। लोन सस्ते हो जाएंगे। हाँ, लोन सस्ते हो जाएंगे, लोग और कंपनियां ज्यादा कर्ज लेकर बाजार में खर्च करेंगे, पैसे का बहाव बढ़ेगा, मांग पैदा होगी और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मंदी से बाहर आने लगेगी। तो ये पूरा एक चक्र है जिसे आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति से नियंत्रित करता है, वाकई एक रिमोट कंट्रोल की तरह। चलिए, आज की इस गहरी चर्चा को कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेटते हैं। जरूर। पहला, अर्थशास्त्र नक्शा है और अर्थव्यवस्था उस नक्शे पर बना असली शहर। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बंटी है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसमें सेवा क्षेत्र का दबदबा है। तीसरा, जीडीपी देश की सीमा के अंदर की कमाई है, जबकि जीएनपी देश के नागरिकों की कुल कमाई है। चौथा, किसी भी चीज की ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू निकालने के लिए हमेशा डेप्रिसिएशन यानी घिसावट को घटाया जाता है। पांचवा, आर्थिक प्लानिंग अब योजना आयोग के टॉप डाउन मॉडल से नीति आयोग के बॉटम अप मॉडल की तरफ आ गई है। छठा, आरबीआई मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करके बाजार में पैसे के बहाव को कंट्रोल करता है। और सातवां, महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं और मंदी से लड़ने के लिए घटाई जाती हैं। ये बेहतरीन सारांश है। अब जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनके लिए अभ्यास के कुछ सवाल हो जाए। हाँ, जरूर होने चाहिए। एक अमेरिकी कंपनी भारत में एक फैक्ट्री चलाती है।
उस फैक्ट्री से होने वाली आय भारत की जीडीपी में शामिल होगी या जीएनपी में? और क्यों? अगर देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगा या घटाएगा, और ऐसा क्यों करेगा? और तीसरा सवाल, अपने आसपास देखिए और संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के दो उदाहरण दीजिए। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करेंगे। और अंत में बस एक विचार, ये तो साफ है कि आरबीआई के पास अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के लिए महंगाई को काबू में रखना और साथ ही साथ विकास की रफ्तार को भी तेज करना, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना एक लगातार चलने वाली चुनौती है। ये संतुलन कैसे साधा जाए, यही आधुनिक अर्थशास्त्र के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है।